और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर पहले प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुलाकात के दौरान सीएम ने कमलनाथ का हाल भी लिया। कल इंदौर दौरे पर रहे कमलनाथ लिफ्ट में फंस गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ का हालचाल जानने पहुंचे। पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे सीएम शिवराज, उनका हालचाल जाना। दरअसल कल इंदौर दौरे पर थे कमलनाथ, उसी दौरान लिफ्ट में फंस गए थे। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। शरद, सौजन्य मुलाकात, हालचाल ही जानना था या फिर चूंकि सत्र भी शुरू हो रहा है उससे जुड़ा भी कुछ डिस्कस संभव है क्या इस मुलाकात में? नहीं, देखिए बिल्कुल संभव है प्रशांत, और सत्र आज से शुरू हो रहा है। उससे पहले ये मुलाकात होना महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद नहीं थे। तो संभव है कि सत्र सुचारू तरीके से चल सके, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हुई होगी, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि जो औपचारिक तौर पर जानकारी दी गई है उसमें यह है कि कल दरअसल इंदौर में जो लिफ्ट हादसा हुआ उसमें बाल बाल बच गए थे कमलनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका हालचाल मुख्यमंत्री ने जाना है और मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, एक गाइडलाइन बनाई जाएगी इस बात को लेकर कि पूरे प्रदेश में जो लिफ्ट के संचालन है वो किस तरीके से होने चाहिए। तो ये जानकारी बताने के लिए दी गई है, लेकिन निश्चित ही इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। बिल्कुल, इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी हैं। शरद से संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंचे, उनका हालचाल भी जाना। इंदौर में एक लिफ्ट गिर जाने के कारण भगवान की कृपा है बड़ा हादसा होते होते बचा। नेता प्रतिपक्ष भी उस लिफ्ट में थे, इसलिए मैं उनकी कुशल क्षेम जानने आज उनके निवास पर गया था। वो स्वस्थ हैं, लेकिन मैंने कहा कि चेकअप पूरा करवाइए। और लिफ्ट गिरने की घटना की मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। ये गंभीर बात है कि कोई लिफ्ट में बैठे और लिफ्ट गिर जाए। प्रदेश भर में भी हम ये निर्देश देंगे कि लिफ्ट ठीक है कि नहीं, इसका कोई एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए ताकि बैठने के पहले लिफ्ट पे चढ़ने वाले को पता चले कि लिफ्ट ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। कमलनाथ से उन्होंने मुलाकात की और ये भी बताया कि दरअसल कल जो हादसा हुआ था इंदौर में, उसी के बाद उनका कुशल क्षेम, उनका हालचाल जानने के लिए कमलनाथ के आवास पर वो पहुंचे थे और लिफ्ट को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि कम से कम पूरे प्रदेश में ये सुनिश्चित जरूर किया जाए, हर जगह जहां भी लिफ्ट का संचालन हो रहा है, कि वो ठीक है या नहीं है। आपको ये भी याद दिला दें कि कल भोपाल में भी एक हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट गिर गई थी। 5 लोग एक ही परिवार के थे उसमें। लेकिन यहाँ पर इस मुलाकात के केवल स्वास्थ्य को लेकर मायने नहीं निकाले जा रहे, बल्कि इससे आगे भी संभावनाएं जताई जा रही। माना जा रहा है कि चूंकि आज से सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए कई और मसलों पर चर्चा हुई। और इस वक्त आपको सीधे छत्तीसगढ़ विधानसभा लिए चलते हैं। आपको बता दें कि आज से बजट सत्र छत्तीसगढ़ का शुरू होने जा रहा है। तस्वीरें देखिए। अब सदन माननीय राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा करेगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है। आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है और राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंचेंगी। अभिभाषण होगा राज्यपाल का और उसके बाद इस अभिभाषण में, राज्यपाल के इस अभिभाषण में वो पूरा खाका होगा सरकार का।
सरकार ने अभी तक कौन से जनहितकारी काम किए हैं, क्या महत्वपूर्ण काम, क्या महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार लोगों के हित के लिए लाई है और आने वाले वक्त में आम जनता के लिहाज से क्या काम, क्या कदम सरकार उठाएगी। आपको ये भी बता दें, इसी सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र है ये, और कई दूसरे मसलों पर भी, महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। और 1 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले कई दूसरे जो विधेयक हैं, जो मसौदे हैं, उन पर चर्चा संभव है। अभिभाषण पर भी चर्चा संभव है। 1 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट भी पेश किया जाना है और बजट पेश होने के बाद बजट पर भी चर्चा होगी। हालांकि अमूमन जो तस्वीरें बनती हैं सत्र के दौरान हंगामेदार होती हैं। कई मसले ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, टकराव के हालात बनते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी तस्वीरें यहाँ भी सामने आए, लेकिन कोशिश यही होगी सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा काम सत्र में निपटाए जाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके का इंतजार। राज्यपाल का अभिभाषण होगा सबसे पहले, और उस अभिभाषण में सरकार के कामकाज का पूरा खाका होगा। क्या काम भविष्य में करना है और क्या अभी तक योजनाएं सरकार ने अंजाम तक पहुंचाई हैं, कौन सी योजनाएं पाइपलाइन में हैं, उससे किन लोगों को लाभ मिला, किस वर्ग को लाभ मिला। ऐसे ये भी माना जा रहा है कि कृषि या फिर धान खरीदी को लेकर भी इसमें कुछ जानकारी अभिभाषण में हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। इसकी तमाम तस्वीरें और लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करें, सुनते हैं। जितना किया जाना चाहिए था, हालत यह है कि स्मॉल आर्म्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से है, और ये कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में सामर्थ्य नहीं है। आप देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था। आज भारत हजारों वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है। मंगल तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला भारत आधुनिक हथियार भी बना सकता था, लेकिन बाहर से हथियार मंगाना बहुत इजी वे हो गया था। और मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है कि जो सरल है वो आसानी से जो मिलता है, चलो भाई उसी रास्ते पर चल पड़ो। आप भी आज अपने घर जाकर के अगर गिनेंगे तो पाएंगे कि जाने अनजाने ऐसी कितनी ही विदेशी चीजों का आप बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब आज का भारत इस स्थिति को बदलने के लिए कमर कस के काम कर रहा है। अब भारत अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को तेज गति से बढ़ाने में जुटा है। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए
48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। कितने एमएसएमई सेक्टर जो इसके साथ जुड़ेंगे, कितना बड़ा कारोबार होगा। हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज हम ना सिर्फ भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन होने से प्रोक्योरमेंट, प्रोसेस, ट्रायल एंड टेस्टिंग। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा की कार्यसूची भी रखी जाएगी। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें, आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कई मसौदे इसमें रखे जाएंगे, लेकिन जो सबसे पहला काम होगा वो होगा स्पीकर के निर्वाचन का। और विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पहले दिन अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। हालांकि अभी तक गिरीश गौतम, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम ने ही अपना नामांकन दाखिल किया है और कांग्रेस की तरफ से भी यह तस्वीर साफ की गई कि वो जो पुरानी परंपरा है उसे आगे बढ़ाएगी। तो आज से मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र और पहले दिन स्पीकर का चुनाव होगा। अध्यक्ष चुनाव के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभिभाषण में सरकार अपने कामकाज का लेखा जोखा रखेगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के कामकाज का न केवल लेखा जोखा होगा, बल्कि भविष्य की योजनाओं का खाका भी पेश किया जाएगा। कौन सी योजनाएं, जनहितैषी योजनाएं, आम जनता के लिए योजनाएं सरकार लाएगी, कदम बढ़ाएगी। और इसके बाद अभिभाषण पर चर्चा भी संभव है। बजट भी पेश किया जाना है। तो बजट सत्र मध्य प्रदेश का आज से आरंभ हो चुका है, लेकिन जो सबसे पहला काम होगा सत्र में वो होगा स्पीकर के चुनाव का। दरअसल अभी तक प्रोटेम स्पीकर के भरोसे ही विधानसभा चल रही थी और अब स्पीकर का, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा आज और उसके बाद फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस अभिभाषण में जो कदम अभी तक सरकार ने उठाए हैं, इसमें स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश सरकार के कोरोना काल में उठाए गए कदमों का भी जिक्र हो सकता है। अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए भी जो कदम उठाए गए हैं उनका भी जिक्र हो सकता है अभिभाषण में। साथ ही जो छोटे उद्यमी हैं उन्हें लाभ पहुंचाया गया, स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए जो लाभ पहुंचाया गया अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, उसकी जानकारी भी इस अभिभाषण में हो सकती है। यानी कि तमाम योजनाओं की जानकारी राज्यपाल के अभिभाषण में होगी और भविष्य की योजनाएं भी राज्यपाल के अभिभाषण में नजर आएंगी। दरअसल सरकार का पूरा खाका, सरकार का कामकाज पिछला और भविष्य का राज्यपाल के अभिभाषण में होता है। लेकिन सबसे पहले जो मध्य प्रदेश विधानसभा में काम होगा वो होगा स्पीकर के चुनाव का, अध्यक्ष के चुनाव का। नाम बीजेपी तय कर चुकी है। पहले गिरीश गौतम के नाम पर और लग चुकी है, नामांकन भी वो दाखिल कर चुके हैं और विपक्ष की तरफ से भी कोई नाम आगे नहीं बढ़ाया गया, यानी कि निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय है बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम का। हालांकि जो मसला फंसेगा वो डिप्टी स्पीकर को लेकर होगा। बीजेपी कह रही कि डिप्टी स्पीकर अपने पास ही रखेगी। जो परंपरा पिछली सरकार ने आगे बढ़ाई थी उस परंपरा को हम फॉलो करेंगे। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि हम जो परंपरा हर विधानसभा में चली आ रही है उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि स्पीकर के खिलाफ कोई भी प्रत्याशी
स्पीकर पद पर विपक्ष कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, यानी कि स्पीकर का निर्विरोध चुनाव होगा। बीजेपी की तरफ से गिरीश गौतम तय कर दिए गए हैं। निर्वाचन नामांकन भी कर चुके हैं गिरीश गौतम। वरिष्ठ विधायक हैं गिरीश गौतम, बीजेपी के कई बार से विधायक हैं, लगातार विंध्य से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इसके सियासी पहलू भी हैं, विंध्य से आखिर क्यों अध्यक्ष हो रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। विधानसभा में सबसे पहले निर्वाचन होना है विधानसभा अध्यक्ष का। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा जाएगा। आनंदीबेन पटेल अभिभाषण पढ़ेंगी विधानसभा में, और इसके बाद फिर आगे के जो काम है वो शुरू होंगे। 26 को संभवतः बजट भी पेश किया जाएगा। हालांकि कई मसले ऐसे हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं, टकराव हो सकता है। किसानों का मसला, जिसको लेकर विपक्ष लगातार आवाज बुलंद कर रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, और हो सकता है कि इस मसले को लेकर भी विपक्ष आक्रामक नजर आए। कई दूसरे मसले भी जिस पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। 26 को बजट पेश होगा, उसके बाद बजट पर चर्चा भी संभव है। हालांकि इस बजट से तमाम आशाएं हैं लोगों को, आम जनता को आशाएं हैं कि महंगाई से शायद कुछ राहत मिले। और अब दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए आप, छत्तीसगढ़ विधानसभा। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ विधानसभा की। सुरक्षित रूप से घर पहुंचाकर अभिभाषण शुरू हो चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके अभिभाषण पढ़ रही हैं। और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को कोरोना से बचाव के उपायों के साथ 7 सितंबर 2020 को पुनः शुरू कर दिया गया। मेरी सरकार की प्रतिबद्धता से एक वर्ष में 99,000 बच्चों को कुपोषण से तथा 20,000 महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिली है। महिलाओं और बच्चों की बेहतर देखरेख और विकास के लिए महतारी जतन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सक्षम योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्वावलंबन योजना, नवाब बिहान योजना, स्वयं आधार गृह योजना, उज्ज्वला गृह योजना, महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना आदि को सुचारू ढंग से लागू किया गया, जिससे मातृशक्ति का मनोबल और स्वावलंबन बढ़ा है। मेरी सरकार ने एक बार फिर किसानों से किया गया वादा निभाया है। चुनौतियों के बीच सुधार और संकल्प के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। इस वर्ष सर्वाधिक 21,52,980 किसान पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 20,53,483 किसानों ने अपना धान बेचा। इस प्रकार कई व्यवस्था और नए संकल्प से छत्तीसगढ़ 95.40% किसानों का धान खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। धान खरीदी के हर पहलू पर एक नया कीर्तिमान बना है, जैसे कुल पंजीकृत रकबा, कुल धान खरीदी का रकबा, कुल उपार्जित धन की मात्रा 92 लाख मैट्रिक टन को पार करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन उपलब्धियों से न सिर्फ किसानों के जीवन में बल्कि पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है। मेरी सरकार ने किसानों के हित में जो नए नए कदम उठाए हैं, उसके कारण इस वर्ष ब्याज मुक्ति कृषि ऋण के रूप में 4,755 करोड़ रुपए की राशि
वितरण का नया कीर्तिमान बना है। लगभग 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का पुनर्गठन कर 725 नई समितियां पंजीकृत की गई है, जिससे अब कुल समितियों की संख्या 1333 से बढ़कर 2058 हो गई है। एक और जहां गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धान आधारित इथेनॉल प्लांट लगाने की मेरी सरकार की नवाचारी सोच को भी राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन और स्वीकृति मिली है। मेरी सरकार चाहती है कि प्रदेश में धान की बम्पर पैदावार के बावजूद धान के दाम का मान बना रहे, इसलिए धान का इस्तेमाल अन्य लाभप्रद उपक्रमों में भी किया जाए। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अलग अलग फसलों का वैल्यू एडिशन हो, इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में फूड पार्क एवं वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों की छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देख रहे थे आप। और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। गिरीश गौतम अब मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं गिरीश गौतम, विंध्य से ताल्लुक रखते हैं गिरीश गौतम, और अब नए अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। गिरीश गौतम निर्विरोध उनका चुनाव हुआ है। हालांकि विपक्ष ने, पीसीसी चीफ ने पहले ही कह दिया था कि विपक्ष अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, कोई भी कॉन्टेस्ट इसमें नहीं करेगी, जो पुरानी परंपरा है वो जारी रहेंगी। और यहां ये परंपरा बरकरार रही। गिरीश गौतम नए अध्यक्ष चुने गए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के। और इसके बाद अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। गिरीश गौतम नए अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के। आपको थोड़ा सा और पीछे लिए चलें तो गिरीश गौतम की सियासत की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से हुई। हालांकि जब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी चुनाव नहीं हारे, लगातार चुनाव जीतते रहे। और गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रह चुके। कैंडिडेट को भी उन्होंने शिकस्त दी। श्रीनिवास तिवारी को भी चुनाव हरा चुके हैं गिरीश गौतम। लंबा सियासी सफर है। 1975-76 से इन्होंने सियासत में कदम रखा। कई दशकों की सियासत गिरीश गौतम की, और कानून से भी ताल्लुक रखते हैं। और लंबी सियासत और कानून के जानकार होने पर सदन को इसके लाभ मिल सकते हैं, इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। सुलझे हुए सौम्य स्वभाव के तौर पर गिरीश गौतम को जाना जाता है। कानून के बेहतर जानकार और लंबा सियासी अनुभव, इन सभी बातों का विधानसभा को, मध्य प्रदेश की विधानसभा को लाभ मिलेगा। यानी सदन को, विधानसभा को संचालित करने में ये अनुभव काम आएंगे गिरीश गौतम के। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष को बधाई दी है। गिरीश गौतम ने अध्यक्ष की आसंदी ग्रहण की है। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए। प्रवीण जी, गिरीश गौतम का चुनाव हो गया। हम अगर विंध्य वाले सियासी समीकरण को छोड़ दें तो एक लंबा अनुभव गिरीश गौतम का, न केवल सियासी अनुभव बल्कि कानून के भी बेहतर जानकार, इसका लाभ भी सदन को मिलेगा, विधानसभा को मिलेगा।
ठीक कह रहे प्रशांत, आप 4 बार से एमएलए हैं, अमूमन ये बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, 20 साल जिसने निकाल दी। और विधानसभा में जो तमाम तरह की कमेटियां बनती, उन सब कमेटी के वो कमोबेश सभी कमेटी के वो मेंबर रह चुके हैं, कुछ के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। तो संसदीय कार्य का बहुत सुदीर्घ उनके पास अनुभव है, सीनियर व्यक्ति हैं, संसदीय कार्य का सुदीर्घ अनुभव है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए एक अच्छी परंपरा ये हुई कि जो नेता प्रतिपक्ष है कमलनाथ, उन्होंने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया। मतलब पहले शिवराज ने किया समर्थन, नरोत्तम मिश्रा ने किया, फिर उसके बाद कई सारे मंत्री, विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, सीतारमण शर्मा, नागेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला, इन सब ने इनका प्रस्ताव भी किया और समर्थन भी किया। कमलनाथ ने भी समर्थन किया। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अध्यक्ष जो है वो क्योंकि उनके पास जो बहुत पुराना राजनीतिक अनुभव है, उसके साथ साथ दोनों दलों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ एक बेहतर तरीके से सदन का संचालन करेंगे। जी बिल्कुल, इससे एक और आशा भी बंधती है क्या? विपक्ष ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा तो जो डिप्टी स्पीकर का पद है उस पर भी कोई बीच का रास्ता कोई निकल सकता है। पिछली बार जैसा जो हमने देखा था पिछली विधानसभा में जो हालात बने थे, शायद वैसी तस्वीर ना बने, क्योंकि विपक्ष का रुख भी बेहद सकारात्मक नजर आ रहा है इस वक्त। अब इस पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हम देखें कि ये तय करना केवल एक अकेले सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काम नहीं होगा, ये तय करती है पार्टी। और ये ठीक है कि सदन के नेता सीएम और सदन के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बीच संतुलन और कोऑर्डिनेशन बहुत कमाल का है, बहुत अच्छे उनके दोनों के ताल्लुक हैं। लेकिन भाजपा के साथ कमलनाथ के ताल्लुक बहुत अच्छे नहीं है। तो ये बीडी शर्मा अगर हम देखें, प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो पहले ही कहते थे कि भाई उन्होंने परंपरा तोड़ी थी, हिना कांवरे को डिप्टी स्पीकर बनाया था अपनी पार्टी का, तो संभव है कि तोड़े। ये दोनों तरफ की बात जो आप कह रहे हैं, वैसे भी एक राय जरूर बीजेपी के अंदर से उठेगी कि क्या डिप्टी स्पीकर दे दिया जाना चाहिए। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करेगा कि पार्टी की लाइन क्या है। पार्टी जो लाइन लेगी वो उसके साथ जाएंगे। शिवराज जी भले चाहते हो कि डिप्टी स्पीकर दे दिया जाए अपोजिशन को, लेकिन पार्टी चाहेगी कि नहीं, ये देखने वाली बात। जी जी, आज मुलाकात भी हुई कमलनाथ की और शिवराज सिंह चौहान की। हालांकि वो सौजन्य मुलाकात बताई गई कि भाई इंदौर में लिफ्ट में फंस गए थे, हालचाल जानने गए थे, लेकिन संभव है कि इस मसले पर भी कोई चर्चा हुई हो, डिप्टी स्पीकर को लेकर भी चर्चा हुई हो, सदन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर भी चर्चा हुई हो। प्रवीण जी, संभावना है, क्योंकि अभी तक आप देखिए प्रशांत के, अभी तक जब से कोरोना के बाद से सत्र बिल्कुल भी नहीं चला, मतलब 1 घंटे लगातार भी नहीं चला होगा सेशन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब लेकिन ये सत्र चलाना पड़ेगा, बजट का सत्र है। और जिस वक्त आपको सत्र चलाना है उस वक्त बहुत सारी मुश्किलें हैं। उस वक्त सीधी का एक्सीडेंट भी है, उस वक्त लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप की खबरें भी कई जगह से आ रही हैं, उस वक्त किसानों को लेके भी मुश्किलें सामने आ रही हैं। तो जानते हैं शिवराज जी के विपक्ष आक्रामक होगा और उसके पास मुद्दे बहुत सारे हैं इस बात को लेके। तो इस तरह की बैठकों के मामले के मायने भी यही होते हैं कि एक बार आदमी औपचारिक मुलाकात के जरिए ये आश्वस्त भी कराना चाहता है या होना चाहता है कि सदन में जो विपक्ष का रवैया है वो उतना आक्रामक ना हो सकता है कि इस मसले पे भी बात हुई। डिप्टी स्पीकर जहां तक आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी ट्राइबल या किसी SC ST के किसी व्यक्ति को देने के मूड में है बीजेपी। जी जी, ये एडजस्टमेंट यहां हो सकता है। एक बार फिर गिरीश गौतम का ही जिक्र करें। गिरीश गौतम के सामने चुनौती जरूर रहेगी उस लिहाज से सदन को आगे बढ़ाना, जब किसानों का मसला भी जोर शोर से उठ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस मसले को बहुत एग्रेसिव मोड में उठा रही है। कांग्रेस को लगता है कि शायद ये उसके लिए संजीवनी हो सकता है, तो सदन में भी ये मसला उठेगा। प्रवीण जी। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे मसले में जब आप देखिए कि स्पीकर का रोल होता है एक तरह से सारथी का, रथ कोच का के सारथी की जो भूमिका पुराने वक्त में होती थी वो स्पीकर की है। तो कितना भी विपक्ष आक्रामक हो, अगर उनका सुदीर्घ अनुभव है, संसदीय अनुभव सुदीर्घ है, तो उन्हें पता होता है कि हैंडल कैसे करना है, कब किसको क्या बोलना है, वो बहुत बेहतर जानते हैं। जैसे मैंने कहा, पूरी संसदीय प्रक्रिया की भाई प्रश्नकाल में क्या है, शून्यकाल में क्या है, ध्यानाकर्षण की क्या भूमिका होती है, तो वो अगर वो खुद बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन को बहुत अच्छे से चला लेंगे और बहुत ज्यादा उनको लेके वैसे विवाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि नए व्यक्ति वो है नहीं और बहुत सीनियर बीजेपी के नेता हैं, लंबा अनुभव है, सदन में भागीदारी भी उनकी 20 साल से ज्यादा की लगभग हो रही है।
तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो ठीक ठीक चला लेंगे। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि विपक्ष कोशिश करेगा कि वो आक्रामक रहे और बीजेपी को घेरता रहे। जी, उस आक्रामकता का जिक्र करें तो एक बयान कल पूर्व सीएम कमलनाथ का कह रहे थे कि सम्मान वर्दी का करें, अधिकारियों को भी वो चेता रहे थे। वो एग्रेसिवनेस हो सकता है कि अधिकारियों के लिए थी, लेकिन सदन में भी नजर आएगी। हम ऐसा मानकर चलें, न केवल किसान का मसला सीधी का जिक्र आप पहले ही कर रहे थे, कई दूसरे मसले भी हैं। दूसरी तरफ बजट में भी कुछ हो सकता है कि ऐसा प्रावधान हो कृषि या किसानों को लेकर, जिससे मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित ना हो भविष्य में भी। प्रवीण जी। प्रशांत, ये जैसे मैंने कहा कि 1 साल के बाद सत्र की शुरुआत है। दरअसल ये परीक्षा केवल सत्ता पक्ष की नहीं है, ये विपक्ष की भी है। कमलनाथ जी की भी एक परीक्षा है कि वो अपना रोल कैसे प्ले करते हैं। अभी तक तो पब्लिक ने देखा ही नहीं ना उनको। बतौर नेता प्रतिपक्ष ट्वीट करना, बतौर नेता प्रतिपक्ष सड़क पे प्रदर्शन करना, ये बहुत अलग बात है। बतौर नेता प्रतिपक्ष सदन में एक्ट करना, ये नोटिस लिया जाता है, ये कार्रवाई में शामिल होता है, ये नोटिस लिया जाता है कि आपका अंदाज कितना आक्रामक है। तो हम सारे लोग पहली बार ये देखेंगे कि कमलनाथ कितने आक्रामक तरीके से विपक्ष को प्रस्तुत करते हैं सदन के अंदर, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आती है सदन की सारा संवाद। बाहर का ट्वीट या बाहर का प्रदर्शन तो रिकॉर्ड में आता नहीं है। तो सबकी निगाहें इसी बात पे होंगी। मुझे लगता है कि सीएम जो आज मिलने गए, वो एक कल वाले लिफ्ट हादसे के अलावा वो शायद इसी वजह से भी मिलने गए होंगे कि अपना जो अंदाज है वो कम से कम आक्रामक रखें, लेकिन उतना नहीं रखें कि जिससे सत्ता पक्ष को ज्यादा असुविधा हो। जी जी, यानी कि विपक्ष, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि बिल्कुल नई भूमिका है ये कमलनाथ के लिए। केंद्र का लंबा सियासी अनुभव है, केंद्र में मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के, लेकिन नेता विपक्ष की ये नई भूमिका कमलनाथ की। ऐसे में यह भी जरूरी होगा कि विपक्ष के मसलों को कैसे मजबूती से उठाया जाए, ये भी जनता की नजर भी होगी इस पर। बिल्कुल, और यही मार्कशीट है। जैसे मैंने कहा कि ट्वीट बिल्कुल मार्कशीट नहीं होता, सड़क का प्रदर्शन मार्कशीट नहीं होता। मार्कशीट पब्लिक तो तभी देगी नंबर आपको जब पब्लिक देखेगी कि सदन के अंदर आप आक्रामक कितने हो। और न केवल पब्लिक, बल्कि जो विपक्ष के बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, मतलब कांग्रेस के, वो भी नोटिस लेंगे कि आपने घेरा कैसे। कई बार ये हो जाता है कि इतनी मार्जिन दे देता है विपक्ष के, बड़े बड़े काम सदन के अंदर आसानी से करके सत्ता पक्ष निकल जाता है, यदि नेता प्रतिपक्ष आपके साथ ट्यून इन है तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि ये परीक्षा पहली बार सत्र शुरू होने के बाद पहली बार से आशय मेरा यह है कि लंबा चलने का। सत्र तो हुए हैं बीच में भी, लेकिन कोरोना के बाद पहली बार इतना लंबा सत्र होगा। तो ये परीक्षा जितनी बड़ी शिवराज जी की है, उतनी ही बड़ी कमलनाथ की भी है, क्योंकि उन पे भी नजरें होंगी पार्टी के बड़े नेताओं की और जनता की भी। बिल्कुल बिल्कुल, चुनौतियां जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, शिवराज सिंह के सामने भी चुनौती है, ज्यादा से ज्यादा काम कराने के, विपक्ष से काम निकालने के। दूसरी तरफ विपक्ष के सामने भी ये चुनौती होगी कि जो वाकई में जनहितकारी काम है और उनको ना रोका जाए, और जनता के जो अगेंस्ट कुछ ऐसा काम लगता है विपक्ष को, या फिर अपनी छवि भी बरकरार रखे विपक्ष कि भाई वो जनता के मसले लगातार उठा रही है। ये दोनों बैलेंस करना होगा प्रवीण जी। जी हाँ, बिल्कुल, और केवल बैलेंस नहीं करना होगा, विपक्ष से पब्लिक उम्मीद करती है कि आपका अंदाज आक्रामक हो। विपक्ष से कभी भी पब्लिक ये उम्मीद नहीं करती कि आप पिछलग्गू बने रहें। विपक्ष के मीनिंग ही यही है कि आपको विरोध करना है, मतलब अगर वो आम कह रहे हैं तो आपको इमली कहना है। ये जनता उम्मीद करके चलती है विपक्ष से। अगर ये गलबहियां जो है वो एक दिन बहुत अच्छी लगती हैं, सत्र की शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं, जब सर्वदलीय बैठक होती है किसी महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर, तब अच्छी लगती हैं। लेकिन सदन के अंदर जनता बिल्कुल भी गलबहियां नहीं देखना चाहती। वो चाहती है कि आप विपक्ष के हो, यानी आप हमेशा सरकार को हिला के रखो, आपका लहजा आक्रामक रखो, और अपने जो भी उनसे जुड़े हुए मुद्दे उन पर लगे कि हाँ ये विपक्ष जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जी, एक मसला प्रवीण जी, पेट्रोल डीजल का, रसोई गैस का, तेल का, देश ही नहीं मध्य प्रदेश में तो जोर शोर से उठ रहा है। और मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। राजस्थान को छोड़ दें या फिर एक नॉर्थ ईस्ट के राज्य को छोड़ दें, तो ये मसला भी जनता से जुड़ा हुआ है, सीधा जनता को हिट करता है, आम जनता को सीधा कनेक्ट करता है।
इस मसले को आपको लगता है जरूर छेड़ेगी कांग्रेस या विपक्ष? बिल्कुल छेड़ना चाहिए। केवल पेट्रोल डीजल नहीं, आप देखिए किसानों का मसला है। अभी तो मुद्दों की भरमार है, इनके पास मुद्दों की भरमार है। अभी विपक्ष के पास कितनी आक्रामक तरीके से ये लोग सत्ता पक्ष को बेचैन करते हैं, ये एक देखने वाली बात है। बेचैन शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब पूरा विपक्ष आक्रामक होकर बहुत सारे मसले में जवाब तलब करता है और कहता है कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, इस पे चर्चा कराइए, तो एक बड़ी बात होती है। हमको देखने मिल जाएगा प्रशांत, राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा होगी तब। आज अभिभाषण है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब दोनों पक्ष चर्चा करेंगे तो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि विपक्ष बानगी दिखा देगा कि सदन में उसका अंदाज कैसे होना है। तो एक दिन मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए विपक्ष की एटीट्यूड को देखने के लिए। यदि अभिभाषण बहुत स्मूथ तरीके से, अभिभाषण की चर्चा स्मूथ निकल गई, तो फिर ये सारे कयास जो है मुझे लगता है बेमानी हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर देखना होगा, थोड़ा सा वक्त जरूर हमें देना होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी। तो आज से बजट सत्र का आगाज हो गया है, 26 को बजट भी पेश होगा और इससे पहले सबसे पहले जो सत्र में जो काम हुआ वो हुआ अध्यक्ष का चुनाव, स्पीकर का चुनाव। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बने गए, उन्होंने अपनी आसंदी भी ग्रहण कर ली है और इसके बाद अभिभाषण होगा। अभिभाषण पर जैसा कि प्रवीण जी कह भी रहे थे कि अगर स्मूथ निकल जाता है और एक आध दिन और जो रिएक्शन विपक्ष के होते हैं उससे साफ हो जाएगा कि जो पूरा सत्र है वो किस दिशा में कैसे चलने वाला है, हंगामेदार रहने वाला है या फिर कामकाज भी इस सत्र में होगा। कोरोना काल के बाद ये सबसे लंबा सत्र होने जा रहा है, महत्वपूर्ण सत्र है, बजट सत्र है, बड़े मसले मसौदे इसमें रखे जाएंगे और सबसे बड़ी बात जो बजट इस सत्र में रखा जाएगा। ये बजट भी चुनौती होगा सरकार के सामने, चूंकि राजस्व की कोरोना काल में लगातार कटौती हुई, या ये कहें कि राजस्व लगातार बहुत ही कम मात्रा में सरकार को हासिल हुआ। यही वजह भी रही कि सरकार ने टैक्सेस कम नहीं किए पेट्रोल डीजल पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल हो सके। चूंकि बजट भी बनाना है, सरकार भी चलाना है, सिस्टम को भी चलाना है, उस लिहाज से देखना होगा कि बजट कैसा रहेगा और ये पूरा जो सत्र है वो आगे बढ़ेगा कैसे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर है पुडुचेरी से। पुडुचेरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पुडुचेरी में नारायणसामी सरकार गिर गई है। नारायणसामी ने बहुमत खो दिया है। पुडुचेरी विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने विश्वास मत खो दिया है। आपको बता दें कांग्रेस से जुड़े विधायक एक एक कर लगातार इस्तीफा देते गए और संख्या बल काफी कम हो गया। नतीजा आज बहुमत परीक्षण हुआ और इस बहुमत परीक्षण में पुडुचेरी में नारायणसामी सरकार गिर गई है। नारायणसामी ने बहुमत खो दिया है, संख्या बल कम हो गया है। आपको यह भी याद दिला दें केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी और इससे पहले लगातार काफी दिनों से घटनाक्रम चल रहे थे। जो सहयोगी दलों के विधायक थे उन्होंने भी नाटता कांग्रेस से, नारायणसामी सरकार से धीरे धीरे तोड़ लिया और यहां पर जो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ वो ये हुआ था कि उपराज्यपाल किरण बेदी को भी हटा दिया गया था। और अब जो सबसे बड़ा अपडेट है या सबसे बड़ा सियासी बदलाव है वो ये है कि नारायणसामी सरकार गिर गई है। पुडुचेरी से ये बड़ी खबर है। नारायणसामी सरकार ने बहुमत खो दिया है और हाल ही में अब चुनाव भी होने हैं पुडुचेरी में। चुनाव बहुत दूर नहीं है, उससे पहले सरकार गिरना कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका कहा जाएगा। नारायणसामी पुडुचेरी के सीएम थे, उन्होंने समर्थन खो दिया है विधायकों का, या जो बहुमत का आंकड़ा है उससे पीछे हो गए हैं। कई विधायक नारायणसामी का कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। सहयोगी दलों के विधायकों ने भी सरकार का साथ, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। नतीजा ये कि नारायणसामी सरकार गिर गई है। नारायणसामी ने बहुमत खो दिया है और इस वक्त पुडुचेरी विधानसभा में जमकर हंगामा भी हो रहा है। कांग्रेस ने विश्वास मत खो दिया है और
स्पीकर का कहना है कि कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, नारायणसामी सरकार गिर गई है। दरअसल उन गिने चुने राज्य जहां कांग्रेस की सरकार थी, एक और राज्य कांग्रेस के हाथ से इस वक्त निकल गया है। पुडुचेरी में कांग्रेस ने बहुमत खो दिया है, नारायणसामी सरकार ने बहुमत खो दिया, नारायणसामी सरकार गिर गई है, अल्पमत में आ गई है। और विधानसभा की तस्वीरें देखिए आप। और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने वाली। शाम 7:30 बजे सीएम निवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी और विपक्ष को जवाब देने की रणनीति भी तय होगी। दरअसल आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है, बजट सत्र शुरू हो गया है और इसमें कैसे विपक्ष को जवाब देना है, इस पर महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस विधायक दल की शाम 7:30 बजे होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर, निवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी शाम 7:30 बजे। जो महत्वपूर्ण बात है, जो खास तौर से रणनीति बनाई जानी है, जिस पर चर्चा होनी है, जो मुख्य मसला है वो ये कि विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाए, कौन कौन से मसलों को विपक्ष उठा सकता है, उस पर क्या जवाब सत्ता पक्ष का होना चाहिए, सत्ताधारी दल का होना चाहिए। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से और जानकारी के साथ। अवधेश, विधानसभा सत्र शुरू हो गया और महत्वपूर्ण बैठक विपक्ष को जवाब देने के मद्देनजर सीएम आवास पर आज होने वाली है। हालांकि अगर हम विपक्ष का जिक्र करें, संख्या बल बेहद कम है, उस लिहाज से कमजोर भी है विपक्ष। तो कौन से मसले हैं जिन पर लगता है सरकार को कि ये मसले विपक्ष उठा सकता है, उस लिहाज से रणनीति बनाई जाए? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि संख्या बल के आधार पर विपक्ष हालांकि कम है, लेकिन बीते 2 विधानसभा सत्रों में विपक्ष के तेवर को देखा जाए तो कम संख्या में भी मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने पे कई मसले पे वो कामयाब हुए हैं। और यही वजह है कि चाहे वो स्थगन का मामला हो या बहिर्गमन का मामला हो, विपक्ष बराबर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। और चूंकि ये बजट सत्र है, साल का सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है, बजट सत्र के दौरान पहले मूल बजट पे 2 दिनों की चर्चा होगी और उसके बाद 1 हफ्ते तक विभागीय बजट पे चर्चा होगी। तो ऐसे में चर्चा में शामिल होने वाले सदस्य किन किन तथ्यों के आधार पे, किन किन बातों के आधार पे अपनी बात रखेंगे, एक। और दूसरी, विपक्ष जो प्रश्न पूछेगा या विपक्ष जो हमलावर तेवर लेके सदन में पहुंचेगा, तो उन्हें कैसे जवाब दिया जाएगा। कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए, धान खरीदी की बात कर ली जाए, अन्य मसलों की बात कर ली जाए, बेरोजगारी की बात कर ली जाए, तमाम मसलों पे विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है और तमाम तैयारियों के साथ वो सदन में उपस्थित हुआ है। और यही वजह है कि सदन में विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाए, इसलिए सत्ता पक्ष की आज महत्वपूर्ण बैठक है। शाम 7:30 बजे से सीएम आवास में बैठक होगी। तमाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी मंत्री विधायक शामिल होंगे और कैसे सदन में विपक्ष को जवाब देना है, इस बात की रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल अवधेश, धान खरीदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन विपक्ष इसी मसले को लेकर सरकार को घेरती है। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष हमलावर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मसला भी है जिस पर स्वाभाविक है कि चिंतन करने की दरकार भी है। तो ऐसे मसले, इन पर तो घिरेगी सरकार। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, सरकार का घेरना तय है, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा है कि राज्य गठन के बाद आज तक सर्वाधिक धान की खरीदी वर्तमान सरकार ने की है, 93 लाख मीट्रिक टन। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ी हुई है कि 93 लाख मीट्रिक टन तो की गई, लेकिन किसानों का रकबा जो कम किया गया, जिनका रकबा काटा गया, धान खरीदी में अव्यवस्था हुई, वो बारदाने की कमी को लेके कई दिनों तक खरीदी केंद्र बंद रहे और तकरीबन 1 लाख की संख्या में आज भी किसान बचे हुए हैं जिन्होंने तय समय पे अलग अलग कारणों पे अपना धान नहीं बेचा है। तो उन किसानों के लिए सरकार क्या निर्णय लेगी, और यही वजह है कि ये प्रमुख मुद्दे में शामिल है। लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठे हैं, प्रदेश के हर अलग अलग क्षेत्रों से लगातार कानून व्यवस्था की बिगड़ने के सवाल उठे हैं। राजधानी में लगातार चाकूबाजी की घटना घटी है, तो राजधानी से लेकर दूरस्थ अंचल तक जो कानून व्यवस्था से सवाल उठे हैं, तो वो तमाम सवाल अब सदन में उठेंगे और उन सवालों को कैसे जवाब दिया जाना है, क्योंकि पिछले भी विधानसभा में देखा गया कि जो सत्ता पक्ष है वो पीछे 15 सालों के रिकॉर्ड के साथ सदन में जाती है। तो 15 सालों तक जब आपकी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार थी, तब ये स्थिति थी। तो उन तमाम रिकॉर्डों को लेके कैसे जवाब देना, इन तमाम चीजों की तैयारी जो है आज की इस बैठक में की जाएगी। बिल्कुल।
बिल्कुल, शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक छत्तीसगढ़ कांग्रेस की होने वाली है, विधायक दल की बैठक है ये, और इसमें विपक्ष को कैसे जवाब देना है इस पर चर्चा संपन्न। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, गिरीश गौतम निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। गिरीश गौतम ने अध्यक्ष की आसंदी भी संभाल ली है और सीएम शिवराज नेता प्रतिपक्ष ने गिरीश गौतम को बधाई दी, माफ कीजिएगा अध्यक्ष को बधाई दी। सर्वानुमति से गिरीश गौतम अध्यक्ष चुने गए। सीएम ने रामेश्वर शर्मा को भी बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा जाएगा। कोरोना की वजह से सदन की नियमित बैठक नहीं हो सकी और गिरीश गौतम अब सदन के चूंकि वरिष्ठ सदस्य हैं और उनकी तारीफ भी की सीएम ने। जमीन से जुड़े हुए खांटी नेता रहे हैं गिरीश गौतम। तो गिरीश गौतम अब मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। न केवल अध्यक्ष चुने गए बल्कि निर्विरोध उन्हें चुना गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गिरीश गौतम की तारीफ भी की, उनके अनुभव का जिक्र किया। प्रोटेम स्पीकर रहे रामेश्वर शर्मा को भी बधाई दी और कहा कि नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रामेश्वर शर्मा ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होगा। उधर गिरीश गौतम को बधाई और शुभकामनाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी। पीसीसी चीफ और नेता विपक्ष कमलनाथ ने भी गिरीश गौतम को शुभकामनाएं और बधाई दी। चुनाव के लिए, उनके सम्मान के लिए ये जो परंपरा है, मैं आज उपस्थित हुआ हूं। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले अध्यक्ष के चुनाव में परंपरा के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था। परंपरा बड़ी मुश्किल से बनती है और परंपरा हमेशा रही है कि अध्यक्ष सरकार का रहता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का रहता है। ये परंपरा उन्होंने तोड़ी, इसीलिए हमें डिप्टी स्पीकर का, उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना पड़ा। नहीं तो हम नहीं करते, हम परंपरा का पालन करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये विधानसभा का जो समय बचा है, ये उन परंपराओं को और मजबूत बनाएगा। अब कांग्रेस जो है ना, साइकिल की बात पैदल पट्टियों पे आने वाली है। जो उनकी कारनामे हैं, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। इस कारण से उनको साइकिल के अलावा कुछ नहीं बना। देखिए, कांग्रेस की जब 15 महीने सरकार थी तो कांग्रेस के नेता हवाई जहाज में घूमते थे। आज साइकिल पर घूमकर नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। सही मायने में यदि उस समय जमीन पर रहते तो मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। उस समय तो जेट खरीद लिया अपने ऐशो आराम के लिए, बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद लिए, मुख्यमंत्री निवास में करोड़ों के खर्चे करा दिए, मंत्रियों के निवास में कांग्रेस के करोड़ों रुपए खर्च हो गए और जो आईफा अवार्ड आयोजित किया, फिजूल खर्ची की, उसी के कारण उन्होंने वेट पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया। मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं, वो सही मायने में यदि विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आज इस बात की घोषणा करें कि वो परमानेंट रूप से साइकिल पर घूमेंगे। कमलनाथ जी 20 फीट से ज्यादा साइकिल नहीं चला सकते। विश्वास सारंग को सुन रहे थे आप, गोविंद राजपूत को भी आपने सुना और पीसीसी चीफ नेता विपक्ष कमलनाथ को भी सुना। वो कहते हैं कि परंपरा को आगे ले जाना चाहिए और उसी परंपरा का निर्वहन उन्होंने यहां पर किया है। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।